लिटिल लिटिल। ठीक है। हाँ मामा मुझे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव समझा रहे थे। हाँ, टाइप ऑफ वेव्स कर रहे थे ना हम, फिर से कुछ एक्सप्लेन करना है, बता रहे हो तुम मुझे। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव सुनिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी वेव्स होती हैं? जो कि देखो, वैसे हमने क्या बोला कि हमारा जो पार्टिकल है वो हमेशा टू एंड फ्रो मोशन करता है। ये हमारा पार्टिकल है, ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, दिस इज टू एंड दिस इज फ्रो मोशन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो आगे एंड पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो जब किसी भी पार्टिकल के मोशन की वजह से उसके अंदर वेव फॉर्म होती है, तो फेम वेव जो है वो किस तरह से फॉर्म होती है, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही है। तो हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल जो मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल का मोशन है इस डायरेक्शन में, मतलब टू एंड फ्रो। और इसी डायरेक्शन में हमारी जो वेव्स है उनका भी डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये हमने बोला डायरेक्शन ऑफ वेव्स। तो व्हेन, ठीक है, और ये है पार्टिकल मोशन। तो इफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज टू एंड फ्रो, तो और हमारा जो वेव फॉर्म हो रही है वो भी किस तरह से है, वेव पार्टिकल के मोशन की ही डायरेक्शन में है। तो इस तरह का जो आपका वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। देन उसके बाद में हम बोल रहे हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स, अब देखो ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास में क्या है, आपको पता है कि हमारा जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। लेकिन वाइब्रेशन हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ एंड सिर्फ टू एंड फ्रो नहीं होता, आगे एंड पीछे नहीं होता, पार्टिकल का अप एंड डाउन भी मोशन होता है, ऊपर एंड नीचे। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसवर्स वेव है वो बेसिकली क्या कर रहा है, इसके अंदर जो पार्टिकल है, ठीक है, इसके अंदर जो पार्टिकल है उसका मोशन कैसा है, अप एंड डाउन। यानी कि जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से अप एंड डाउन मूव कर रहा है। लेकिन पार्टिकल अगर अप एंड डाउन मूव कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो हमारी जो वेव्स है क्या वो भी ऊपर और नीचे चली जाएगी? नहीं, वो हमेशा इसी तरह से एक साइक्लिक फॉर्म में ही ट्रैवल करेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो वेव है उसकी डायरेक्शन तो हमेशा सेम है, इट इज लाइक दिस, वो हमेशा आगे की तरफ मूव करती हुई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल है, यानी कि जो पार्टिकल यहाँ पे मोशन कर रहा है, उसका मोशन कैसा है, परपेंडिकुलर टू दी वेव्स, वेव्स के परपेंडिकुलर है। आ रही बात समझ में, अभी क्लियर हुआ या नहीं? हुआ मैम। ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लो, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में वेव जनरेट हो रही है। ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल अप एंड डाउन यानी परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है और वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। हम लोगों ने उस दिन ये कर लिया था। अब नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे वेव की, मतलब हम जो है साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। अब देखो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साउंड की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें हमारे पास में एक है एम्पलीट्यूड, सेकंड है फ्रीक्वेंसी, थर्ड है टाइम पीरियड, ठीक है, फोर्थ है स्पीड या वेलोसिटी, देन उसके बाद है हमारे पास वेव लेंथ, यस मैम। ठीक है। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को
थोड़ा सा जितना हमारे सिलेबस में गिवन है उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो एम्पलीट्यूड क्या कहता है, आपको वेव्स तो समझ आ गया ना। वेव्स यानी कि कोई भी यस जो मैम। पार्टिकल मोशन करता है तो हमेशा हमारे पास में वो एक वेव की फॉर्म में आता है, चाहे लाइट ट्रैवल करती है या साउंड ट्रैवल करती है, उसके लिए हमारे पास हमेशा एक वेव होती है। ठीक है, अब देखो इस वेव के अंदर ही ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन है ये सारी की सारी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इधर ध्यान से देखो। इन ये जो टर्म्स है इनको नोट डाउन कर लो, उसके बाद में फिर मैं वेव्स में ही ये सारी आपको बता दूंगी। ठीक है, डन मैम, वो बता। हो गया। मैम एम्पलीट्यूड ऐसे होता है ना, एम्पलीट्यूड हॉरिजॉन्टल होता है ना? एम्पलीट्यूड क्या होता है बताओ जरा। हॉरिजॉन्टल होता है ना, ऐसे ऐसे। कैसे कैसे? ऐसे मैम, लाइक ऊपर से नीचे, देखो एम्पलीट्यूड एक्चुअली में लाइक कुछ जो नहीं है। वेव का ऊपर से नीचे। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है ना, अगर मैं वेव्स में आपको समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है इस साइकिल, ये जो हमारे पास वेव फॉर्म हो रही है इसका जो पीक पॉइंट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आप इमेजिन कीजिए हमारे पास में एक पेंडुलम है। मैंने क्या किया, इस पेंडुलम को पुश किया, तो ये पेंडुलम एक्सेस कितना जा सकता है, हम मान रहे हैं कि ये पेंडुलम इधर से मूव करके इतना जा सकता है। उसके बाद में फिर से ये क्या होगा, फिर से ये अपनी पोजीशन को रिवर्स करेगा और ये यहाँ तक आएगा। लेकिन दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। इसके बाद में पेंडुलम ऊपर नहीं जाएगा, इट विल अगेन गो बैक टू इट्स मेन पोजीशन एंड इस तरह से पेंडुलम चलता रहेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे साउंड की वो हाईएस्ट पीक जिसके बाद में उससे ज्यादा पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर सकता। मैंने बोला कि ये मेरे पास में एक पार्टिकल है, ठीक है, इसके अंदर वाइब्रेशन, मैंने इसको पुश किया और इसके अंदर वाइब्रेशन हुआ, तो वाइब्रेशन इस तरह से हो रहा है। तो मैंने बोला कि जब इतना यहाँ जब ये टू मोशन पे गया तो बस ये इतना डिस्प्लेस हो सकता है, इससे ज्यादा इसकी लिमिट नहीं है। ये फिर से आ जाएगा और इस साइड जाएगा और इस पॉइंट के बाद में बस ये यहाँ रुककर फिर से वापस आएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल के वाइब्रेशन करने की जो एक्सट्रीम पोजीशन है कि इसके आगे अब ये और वाइब्रेट नहीं करेगा या फिर इसके आगे ये नहीं जाएगा, ज्यादा डिस्प्लेस नहीं होगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड। तो जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है उसी के लिए तो हमने यहाँ पे ये वेव ड्रॉ किया है। तो इसका जो ये पीक पॉइंट है वो हमें क्या बता रहा है कि ये जो पीक पॉइंट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। क्या बोल रहे हैं हम इसको, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। साउंड का ये साउंड। एम्पलीट्यूड है, यानी कि दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वाइब्रेशन। जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उसका ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसके आगे वो पार्टिकल नहीं जाएगा, वो अब रिवर्स होकर फिर से अपनी जगह पे लौट आएगा जैसे कि पेंडुलम में हुआ है। तो ये है इसका एम्पलीट्यूड। आप समझ लो ये पेंडुलम नहीं है, ये एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल जब वाइब्रेट करके आगे गया तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, बस ये लौट के फिर आएगा, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्लियर, समझ आ गया। यस, एम्पलीट्यूड। इसको यहाँ देखो, मैं ना ये बता रही हूँ आपको, इसी में फिर सारी चीजें आप नोट कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। इसका जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, इसका और टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो है F इक्वल्स टू 1/T। कैपिटल टी का मतलब है टाइम पीरियड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हमने डिनोट किया स्मॉल एफ से, इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज है एंड एफ जो है वो आपका क्या है, 1/T, ये इसका फॉर्मूला है, यानी टाइम पीरियड के साथ इसका रिलेशन है। तो मैम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है मेरे पास में मैम वो कितना वाइब्रेट करता है एक सेकंड में? वेरी गुड, तो ये हमारा जो टाइम पीरियड है कि 1 सेकेंड का आपका टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, मैम मैं थोड़ी बुक पढ़ के आया था आज। वेरी गुड, नहीं अच्छा किया, सच में जब हम पढ़ लेते हैं ना थोड़ा तो हमें और क्लियर हो जाता है। तो 1 सेकेंड के अंदर यहाँ पे जो वेव है उसमें कितनी साइकिल्स अकर हुई हैं बेसिकली। मैम वैसे आप बस एक चीज बताओ मैम, मैं बस लाइक मुझे आपके डीपीपी और बस बुक के क्वेश्चंस करने हैं ना प्रैक्टिस के लिए।
प्रैक्टिस में आप अपना टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन तो कर ही लो, है ना, और उसके बाद में जो मैं आपको डीपीपीस दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपकी बुक के ओके अंदर जो टेक्स्ट के क्वेश्चंस है ना वो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो आप कर लेना। अरे डीपीपी हाँ में जो मेरे पास मॉड्यूल प्रेजेंट है उन मॉड्यूल्स के क्वेश्चन में उसके अंदर इंक्लूड करवा के आई विल प्रोवाइड यू द सेम, तो आपका डबल प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। तो टेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो टेक्स्ट बुक में यस क्वेश्चन है ना वो सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उसमें आपका वो हम कहते हैं ना कि सारे कंसेप्ट कवर कर लेता है, वो हर लेवल का क्वेश्चन कवर कर लेता है, तो कुछ इस तरीके से तो हो जाएगा, ठीक है। अब हमने बोला कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 सेकंड का है, और इस 1 सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स अकर हुई है उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में देखो ये एक कंप्लीट साइकिल होती है, ये पूरी 1 साइकिल, देन दिस इज सेकंड साइकिल, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल, ये जो आपकी 1 साइकिल है वो 1 सेकंड के अंदर कितनी अकर हुई, 1 2, यानी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 हर्ट्ज। अगर 1 सेकंड के अंदर हमने बोला ये वेव है, ये एक वेव है, और ये टाइम है 1 सेकंड, इस 1 सेकंड के अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स अकर हुई है, कितनी अकर हुई है, मैम एक एक, ही हुई है। बस। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है इसका कितना है, 1 हर्ट्ज है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है 1 सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स अकर हुई है, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। अभी इसका बताओ, ये आपका 1 सेकंड कितना फ्रीक्वेंसी है, मैम इसका 1 2 3 4 4 मैम। बस एज सिंपल एज दैट, इसका फ्रीक्वेंसी है आपका 4 हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ साइकिल्स कितना अकर हुआ है, दैट विल बी गिवन बाय फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना वाइब्रेशन हुआ है, ठीक है। और इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, इसको स्मॉल में मैंने लिखा है क्या, और स्पेल में HERTZ, हर्ट्ज, ठीक है। F इक्वल्स टू 1/T, ये हो गया हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा टाइम है 1 सेकंड का, ठीक है। तो 1 सेकंड के अंदर इसका ये जो पार्ट है ये क्या डिनोट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी पूरी 1 साइकिल है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज, ठीक। आप ऐसा करो, आप इसको ड्रॉ यस कर लो, मैम इसमें 2 पॉइंट्स जो हैं उसको इंडिकेट कर लो, एक तो एम्पलीट्यूड, ठीक है, और सेकंड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में आगे वाली जो टर्म्स है वो हम कोई दूसरी नई वेव बना के उसमें लिख लेंगे, इसको ड्रॉ करके, और ये दोनों मेंशन कर लो बेटा, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मैम आपने एम्पलीट्यूड कब भी बनाया एक बार आप बता दो फिर। आप तो सिर्फ ये वेव बना लो, और इसका जो ये टॉप फ्री मोस्ट पॉइंट है जिसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और इसका जो टॉप सबसे लो पॉइंट है जिसको हम ट्रो टो कहते हैं, टो है ना, यही क्या होता है इसका, एक्चुअली में एम्पलीट्यूड डिफाइन करता है। मैम तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सही बताई थी। यस मैम लिख दिया एम्पलीट्यूड। कर लिया ड्रॉ, हाँ मैम कर दिया मैम। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, हमारा जो ये एम्पलीट्यूड होता है, नेक्स्ट पेज होते हैं, एम्पलीट्यूड जो है वो साउंड की लाउडनेस को डिफाइन करता है, ठीक है। किसको डिफाइन करता है, हाँ हाँ लाउडनेस को। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने बोला, अगर मैंने आपको ये बोला या मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि कोई भी जो स्पीकर है उसमें सॉन्ग प्ले हो रहा था और वो बहुत ही ज्यादा लाउड साउंड था, तो विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज डिफाइंड बाय द टर्म लाउडनेस। तो इस वाले सेंटेंस में जो मैंने आपको बोला है कि स्पीकर से बहुत तेज आवाज आ रही है, यानी कि लाउड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये साउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है, तो इट इज डिफाइनिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। इसका मतलब ये है कि तुम कितना जोर से चिल्ला सकते हो। जब आप बोलते हो तो हम बोलते हैं ना तेज बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, यही होता है ना। तो जो वो तेज बोलना और वो जो धीरे बोलना होता है वो आपके एम्पलीट्यूड की वजह से होता है। हमारे बोलने की, या हमारे जो, आपको पता है ना हमारे गले के अंदर एक जो पार्ट होता है जिसकी वजह से हम लोग अपना साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो सबकी एक लिमिट होती है।
तो अगर मैं चिल्लाऊंगी तो मेरी एक लिमिट है कि मैं इससे ज्यादा नहीं चिल्ला सकती। तो बेसिकली वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, एम्पलीट्यूड है। समझ आ रही है बात? हाँ मैम। ठीक है। सेकेंडली हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया। थर्ड हमारे पास में आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कुछ नहीं है, ये देखो ये हमारी वेव है, और वेव क्या बोल रही है कि एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लग रहा है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि टाइम फ्रीक्वेंसी तो हमें ये बोल रहा है कि सिर्फ आप मुझे ये बताओ कि 1 सेकंड के अंदर कितनी साइकिल अकर हुई है। तो 1 सेकंड के अंदर जितनी भी साइकिल अकर होगी तो उसमें आपका टाइम जो है वो फिक्स टाइम है। फ्रीक्वेंसी में आपका टाइम फिक्स है 1 सेकंड। ये वाला जो टाइम पीरियड है वो आपको ये बता रहा है कि कितनी साइकिल अकर हुई है गिवन टाइम पीरियड के लिए। या फिर वो ये बोल रहा है आपका कि ये जो 1 साइकिल है वो कितने सेकंड में या कितने टाइम में अकर हुई। उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल टी से। एक कंप्लीट साइकिल को अकर होने में कितना टाइम लगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की यूनिट आपको पता है क्या होती है, स्टैंडर्ड सेकंड। ठीक है, सेकंड में हम किसी भी टाइम पीरियड को मेजर करते हैं। तो एक कंप्लीट वेव को प्रोपोगेट होने के लिए आप बोल सकते हो, या एक कंप्लीट वेव अकर होने के लिए कितना टाइम आपको लग रहा है, दैट इज गिवन बाय द टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव। एक वाइब्रेशन यस कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, दैट इज गिवन बाय टाइम पीरियड। ठीक है। उसके बाद में हमने कल बात की थी वेवलेंथ की। ठीक है, वेवलेंथ यस मैम। हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज तो ये कि वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ है वो एक्चुअली में मैंने आपको बताया था वेव की लेंथ होती है, जो कि वर्ड हमें बता रहा है वेव लेंथ, यानी कि वेव की लेंथ। मैंने ये एक वेव ड्रॉ की। ठीक है, ये टू वेव्स हैं, मतलब एक सिंगल वेव है जिसके अंदर टू साइकिल्स अकर हो रही है। ये इसका क्रेस्ट पार्ट, ये इसका ट्रो पार्ट। तो फर्स्ट साइकिल के क्रेस्ट से दूसरे साइकिल के क्रेस्ट तक आपका होता है वेवलेंथ। यानी कि ये जो आपको पूरा कंप्लीट दिख रहा है इसी को हमने क्या बोला है, वेवलेंथ बोला है। यहां से मेजर कर लो या यहां से मेजर कर लो, ये भी आपका क्या है, वेव लेंथ है। लेकिन ये मेजर कहाँ से की जाती है, ये दोनों फर्स्ट वाली साइकिल के क्रेस्ट से दूसरे वाले साइकिल के क्रेस्ट तक। ठीक है, तो ये जो दो क्रेस्ट के बीच में आपको लेंथ दिख रही है उसको हमने बोला है वेव की लेंथ, यानी वेव लेंथ। या फिर आप दो ट्रो वाले पॉइंट ले सकते हो, इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो कितना है हमारा, लैम्डा, यानी कि वेव की लेंथ। और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। तो ये वेवलेंथ का हाफ हो जाएगा। ये भी क्या है आपका, लैम्डा बाय 2। तो सिर्फ अगर आप इस वाली साइकिल की बात करते हो तो ये लैम्डा बाय 2, और इस वाली की बात करती हो तो ये लैम्डा बाय 2। तो दोनों क्रेस्ट के बीच में जो भी हमारी लेंथ है वेव की, उसको हमने क्या बोला है, वेव लेंथ बोला है। तो अब आप इसको ड्रॉ कर लो, और इस टाइम पीरियड में आप यहाँ पे लिख लो टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल को खत्म करने के लिए, या एक कंप्लीट साइकिल अकर होने के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन लगा या कितना टाइम लगा, उसको हम बोल रहे हैं टाइम पीरियड। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, आप इसको नोट डाउन कर लो। और वेवलेंथ के लिए ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो, दिस। मैम वेवलेंथ के लिए मैंने बना दिया उसको, वेवलेंथ को। क्या कह रहे हो? मैम वेवलेंथ को मैंने लाइक अपना एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें सारी मैं टर्म्स दिखा रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे, लेकिन ये वेव्स है ना थोड़ा अच्छे से बनाओ, है ना, कुछ छोटी बड़ी मत बनाओ। कोशिश करो कि सिंक्रोनाइज रहे। मैम वो काफी अच्छी है आई गेस। मैम मैंने बनाई है ना मैम, उससे अच्छी है। हम्म,
परसों तुम्हारा पेपर है आई थिंक 26 वाला है ना? ना वो टेस्ट होता है मैम, पेपर नहीं होता। हाँ मतलब व्हाटएवर। तो मैंने उसमें साउंड चैप्टर ही दिया है एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो हम आज तक जो पढ़ रहे हैं ना, मतलब आज जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज उसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? अगेन हम यहाँ पे वेव ड्रॉ कर रहे हैं। ये है वेव का डिस्टेंस। क्या है ये? डिस्टेंस। तो वेव ने 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड ऑफ द साउंड क्या होगा? 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज डिनोटेड बाय द वेलोसिटी ऑफ साउंड या फिर स्पीड ऑफ साउंड। इसको हम डिनोट करते हैं v से। और क्योंकि ये वेलोसिटी है तो इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी की यूनिट बता सकते हो मुझे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होगी? वो एक्सेलरेशन की होती है। ओ सेम सेम मैम, मीटर पर सेकंड। नहीं, सेम सेम नहीं है, ये मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन बाय v मीटर पर सेकंड। और इसका मतलब क्या है? 1 सेकंड के अंदर कितना जो वेव है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ साउंड। आ रही है बात समझ में? यस मैम। इसको लिख लो या इसको ड्रॉ कर लो। यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन करूँ क्या इसकी? कर दो मैम। कर दो क्यों? मैं बोलती हूँ आप लिख लो, है ना, मैं डिक्टेट करवा देती हूँ। किसकी मैम, किसकी किसकी? वेलोसिटी, वेलोसिटी। मैम वेलोसिटी तो इज द रेशियो ऑफ मीटर पर सेकंड। मैम ये तो वो है ना वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ स्पीड। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वेव के केस में तो आप उसको चेंज करोगे ना कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सही बात है मैम, बताओ। लिखो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, द डिस्टेंस दिस ट्रेवल्ड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड wave velocity, is called the wave velocity. The distance traveled by the wave in 1 second is called the wave velocity. फॉर्मूला वहां लिखा है, चेक कर लो, v इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा। ये है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है एक्चुअली में इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड, क्या है आपकी वेलोसिटी? वेलोसिटी is given by frequency multiplied by wavelength, जिसको मैंने ऊपर शॉर्ट में लिख ही दिया है, v इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा। तो ये ध्यान रखना, कहीं बार अगर न्यूमेरिकल बनता है तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है। ये 3 ऑफ दी टर्म्स में से आपको कोई वो 2 टर्म्स का डेटा आपको दे देगा, थर्ड टर्म यू हैव टू फाइंड आउट। समझ आया? मुझे बताओ एम्पलीट्यूड होता क्या है? जो अभी हमने पढ़ा उसको थोड़ा रिवाइज करवा दूं। बताओ व्हाट डू यू मीन मैम बाय बेसिकली एम्पलीट्यूड वो होता है मैम जो लाइक वो कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द लाउडनेस ऑफ द साउंड। वेरी गुड। ये तो आपने बताया है कि वो लाउडनेस को आइडेंटिफाई करता है या लाउडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर ये डेफिनेशन आप लिखोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, या कौन क्या यूज करेंगे हम, क्या बताएंगे उसे?
मैम यही बताएगा मैम, अरे that मैक्सिमम it controls. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बोला ना, कि पार्टिकल मैक्सिमम कितना अच्छा, वाइब्रेट कर रहा है ना, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द एम्पलीट्यूड एंड इट डिफाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड। तो वो क्या कर रहा है, लाउडनेस ऑफ द साउंड वहां पे बता रहा है। सेकंड था फ्रीक्वेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? ma'am frequency is how many vibration done in a second. वेरी गुड। और फ्रीक्वेंसी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ आइडिया है? मैम ये नहीं पता मैम। फ्रीक्वेंसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के, मतलब टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी टू साउंड्स। यानी कि देखो, आप और मैं, अगर हम दोनों एक साथ बात करते हैं, आप और मैं, तो जो सुन रहा है, मतलब द पर्सन हु इज हियरिंग द साउंड, वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि यहाँ पे जो टू ऑफ द साउंड्स आर कमिंग टुगेदर, उसमें से एक बॉय का साउंड है और एक गर्ल का साउंड है। ठीक है? तो जब बहुत सारे साउंड एक साथ आकर होते हैं, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन दी मल्टीपल साउंड कि अरे ये किसी लड़की की आवाज है, ये किसी लड़के की आवाज है, देन दिस इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ आई बात? हाँ मैम। उसके बाद में हमने बात की टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल को, एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए, या वन कंप्लीट साइकिल के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज गिवन बाय द टाइम पीरियड। वेलोसिटी आपका कितना है, वेलोसिटी यानी कि एक सेकंड में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज गिवन बाय द वेलोसिटी। ठीक है? उसके बाद में बता रहा है, ये वेलोसिटी हो गया। एक और कुछ टर्म हमारी मिस हुई है, वेवलेंथ। वेवलेंथ इज दो क्रेस्ट या दो थ्रो के बीच का जो पार्ट है, दैट इज गिवन बाय द वेवलेंथ। आगे बात समझ में? मैम एक सेकंड, द एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है? उसके आगे फिर वो वाइब्रेट नहीं होता है। ये सारा लिख लिया आपने? हाँ मैम एक सेकंड। ठीक है। अब देखो, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ डिफरेंस यहाँ पे गिवन है। तो वो जो डिफरेंस है वो क्या क्या गिवन है आपका, लाइट वेव और साउंड वेव के बीच में वो आपको डिफरेंस बता रहा है, लाइट वेव एंड साउंड वेव। मैम लाइट वेव कैन ट्रैवल थ्रू किस टाइप की वेव होती वैक्यूम। है पहले ये बताओ। हमने वी हैव स्टडीड अबाउट द फोर वेव्स यस्टरडे। एक ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वो आउट ऑफ दैट फोर, हमारा जो लाइट वेव है वो किस तरह की वेव है, बता सकते हो? Ma'am, it is a wave that can travel, between, what do you call them? एक second, ma'am, बस. हाँ, ma'am, they are waves that can travel through vacuum. वेरी गुड। तो जो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करती है, मींस इट डज नॉट नीड एनी टाइप ऑफ मीडियम। तो ऐसी वेव्स को हमने एक टर्म यूज करते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, दैट इज गिवन बाय, Ma'am, term तो नहीं पता ये अभी. कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है? ऐसी वेव जिनको मीडियम की कोई नीड नहीं है। ठीक? Two, three. तो साउंड वेव जो है वो किस तरह की वेव है, बताओ बताओ। Sound wave, ma'am, वो उल्टा है वो आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. मैकेनिकल वेव्स हैं, है ना, क्योंकि इनको साउंड साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड होती है। ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है। कर सकती है. ठीक है? और ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? Speed of light 3 into 8 meter per second. क्या क्या? 3 into 8 meter per second. 3 into 10⁸मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? मैम बेसिकली ये नहीं एयर में, पता. एयर में। मैम एयर में भी तो यही होती है. मैं नहीं पता मैम नहीं मुझे. नहीं, साउंड और लाइट तो डिफरेंट होता है। ये होता है आपका 330 मीटर पर सेकेंड। बहुत कम होती है, वो साउंड है, ये लाइट है। ठीक है? उसके बाद में ये आपकी जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। किस तरह की वेव्स हैं? ट्रांसवर्स Transverse. वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहा है, वेव्स
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो साउंड वेव्स किस तरह की वेव्स हैं? ये है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या है? पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्ट, ये पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में है एंड वेव्स भी इसी डायरेक्शन में बनती हुई जा रही है। पार्टिकल भी इधर, वेव्स भी इधर, तो क्या हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ आ रही है बात? ये ध्यान रखना क्योंकि ये डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंसेस आ जाते हैं, अगर वो डिफरेंस पूछता है तो क्वेश्चन बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, मैकेनिकल वेव्स मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको मीडियम की नीड नहीं है तो वैक्यूम से ट्रैवल कर लेगा, ये वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करेगा। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, क्योंकि मीडियम के हिसाब से स्पीड मतलब साउंड का जो स्पीड है वो चेंज होता है, सो इट इज 330 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद लाइट वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, यानी कि पार्टिकल तो परपेंडिकुलर जा रहा है, वेव आपका सीधे डायरेक्शन में जा रही है। साउंड वेव जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में वेव भी जा रही है, सो इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको लिख लो, शॉर्ट में ही मैंने लिखा है इसे, जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। माँ ने डब्लू क्या बनाई है? क्या? आने डब्लू क्या बनाया? ये EMV यही पूछ रहे हो क्या? हाँ माँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तुम इतना सारा बताने के बाद में मेरे से EMV पूछ रहे हो? वो चलो तो वेव है वो। अच्छा, कोई लिखो ना इसे, मैम, कोई नोट ना। डाउन करो फटाफट से। कर दिया मैम ये तो। कर लिया था? हाँ, दिखा दूँ मैम? वेरी गुड। मैम फिजिक्स में मस्ती नहीं लेता मैम, मैं सीधे सब्जेक्ट है फिजिक्स बहुत। नहीं तो मुझे लास्ट मतलब आज और इसके पहले वाली क्लास से थोड़े सीरियस नजर आ रहे हो। मुझे लगता है या तो तुम्हारी डांट लग गई है अच्छी वाली, या तो ये मैम मुझे, मैं इंटरनल, मम्मी पापा या की तो डांट को सीरियस लेता ही इंटरनल नहीं हूँ। कहते हैं ना अंदरूनी भावना जागना, या तो वो तुम्हारी अंदरूनी भावना जाग गई है पढ़ाई के प्रति। दोनों में से कुछ तो होना ही है, तो कुछ वही हुआ होगा। अब तुम बता सकते हो सही रीजन क्या है। मैम मतलब कोई बच्चा मैम तरीके पढ़ना नहीं चाहता है, सब कह रहे हो? नहीं ऐसी बात नहीं है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको ऐसे बोरिंग क्लास में बैठ के पढ़ना बच्चे अवॉइड करते हैं। अभी अगर यही चीजें आप मार्केट में सीख लो मतलब कि कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है और कुछ प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया तो हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा कि अच्छा अच्छा अरे ऐसे होता है, अच्छा ये होता है। बोर्ड पे पढ़ाती है दुनिया तो बच्चों के लिए वो बोरिंग है। बच्चे हमेशा एंटरटेनिंग जोन, क्यों वो हमेशा फोन लेकर कार्टून देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं क्योंकि वो उनके लिए बहुत एंटरटेनिंग होता है। तो बच्चा ऐसा नहीं पढ़ना नहीं चाहता, पर बच्चे को चाहिए उनके मोड ऑफ इंटरेस्ट में उनको पढ़ाया जाए, जो कि हर बार पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अब तो पहले के कंपैरिजन में जो न्यू टेक्निक्स आई हैं, तो न्यू टेक्निक्स जो है वो काफ़ी अच्छी हैं, पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है। स्टोरी फॉर्म में देख लो आप, एनिमेशंस आ गए, वीडियोस आ गए। हम लोग तो अपनी बुक्स और बोर्ड से कभी ऊपर आए नहीं है, डिजिटल बोर्ड पे भी हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। वी हैड दैट ग्रीन कलर एंड ब्लैक कलर का बोर्ड एंड टीचर्स यूज टू राइट विद द हेल्प ऑफ चॉक। तो ऐसा नहीं है पुराना टाइम अच्छा नहीं मैम था। मेरे वाले में भी वही होता है। पुराना टाइम भी उतना ही अच्छा था। मैम हाँ, मैम हमारे में तो यही होता है अभी भी। ब्लैक बोर्ड है तुम्हारे वहाँ पे? हाँ। चौक से लिखते हैं? स्मार्ट हाँ बोर्ड्स यूज मैम, नहीं और किससे होते? लिखेंगे? मैम वो लाइक देखो हमारे स्कूल में ना मैम लाइक दो पार्ट्स, एक आईजी एक आईसी। आईजी में लाइक उनको जरूरत पड़ती है, आईसी वालों को नहीं पड़ती, आईसी वालों के बुक से काम हो जाता है। कोई ना, चलो ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं रेंज, रेंज ऑफ साउंड। बेसिकली मैंने आपको जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इससे पहले वाली क्लास में, आई टोल्ड यू कि एक साउंड का एक रेंज होता है, उस रेंज से कम अगर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं तो वो हमें सुनाई नहीं देते। लाइक अगर मैंने अभी इसको सुनाई नहीं देगा, जोर से हिट किया तो आवाज आती है। इसका मतलब ये है कि साउंड प्रोड्यूस तो हर केस में होता है, लेकिन कितना वाइब्रेशन है और वो जो वाइब्रेशन है वो एक्चुअली में हमारे कानों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वो आपकी रेंज ही डिसाइड करती है। तो हमारा है
20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, ये है ह्यूमन बीइंग की हियरिंग रेंज। इंसानों के सुनने की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। तो क्या मतलब है इसका, ये है आपका कि अगर कोई भी साउंड इतना, अब देखो मैंने यहाँ हर्ट्स लगा दिया, तो बेसिकली हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज कि कितनी फ्रीक्वेंसी वाला साउंड प्रोड्यूस होता है तो हमें सुनाई देता है। 20 हर्ट्स का मतलब क्या है, हमारा जो टाइम है, कितना टाइम है, 1 सेकेंड का जो टाइम है, इस 1 सेकेंड के अंदर एटलीस्ट 20 ऐसे वाइब्रेशन होते हैं, तब जाके हमें कोई भी साउंड सुनाई देता है। तो 20 हर्ट्ज का मीनिंग क्या है, ह्यूमन बींग तब सुन सकता है जब फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 20 हर्ट्ज हो। ठीक है, तो हमें थोड़ा कुछ सुनाई देता है, हम बोलते हैं ना थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, तो वो थोड़ी थोड़ी आवाज जो स्टार्ट होती है आपके कानों तक बजना या कानों तक पहुंच रही है, दैट इज 20 हर्ट्ज। और 20 किलो हर्ट्ज इज द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम है, इतना वाइब्रेशन कान बेयर कर सकते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हार्म योर मेम्ब्रेन ऑफ द ईयर, हमारे ह्यूमन ईयर के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो उसको हर्ट नहीं करेंगे। बट इस लेवल को क्रॉस किया तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, टूट जाएगी, जो भी आप अपने वर्ड्स में यूज करना चाहो। उसके बाद में इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड, तो हम इसको दोबारा से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ना ही आप मतलब सुन सकते हो। एक बार अगर मेम्ब्रेन खराब हो जाती है या वो डैमेज हो जाती है तो हम फिर नहीं सुन सकते। तो हम बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑडिबल रेंज। क्या बोलते हैं हम इसे, ऑडिबल रेंज। ठीक है, ये है हमारा ऑडिबल रेंज। ठीक, और इससे जो बिलो साउंड होता है 20 हर्ट्ज से बिलो, बिलो 20 हर्ट्ज, ये होता है हमारा इंफ्रासोनिक साउंड। व्हाट वी कॉल इट, इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक साउंड। साउंड। ये वाला ह्यूमन बींग्स तो बिल्कुल नहीं सुन सकते, लेकिन ये जो साउंड है, ये साउंड कुछ एनिमल्स, जिसके अंदर हम बोलते हैं एलिफेंट, कैट, काउ, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बिलो 20 हर्ट्ज का साउंड सुन सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कई बार जो नेचुरल डिजास्टर्स अकर होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आना या सुनामी अकर होना, तो वो अकर होने के कुछ समय पहले या कुछ आवर्स पहले उनको पता चल जाता है कि कुछ तो बहुत भयानक हो रहा है या होने वाला है। ठीक है, जो 2011 में आई थिंक सो सुनामी आई थी, तो उस सुनामी के अंदर क्या हुआ था कि अब देखना, पानी जो पूरा सरफेस पे आ गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू व्हेल, वो भी शायद बाय मिस्टेक उसमें ट्रैप हो गई होगी, मतलब वो जो भी स्टॉर्म था उसके अंदर वो ट्रैप हो गई थी, सिर्फ एक ही ब्लू व्हेल मरी थी, ओनली वन ब्लू व्हेल। और बाकी सारे एनिमल्स कहाँ गए, क्योंकि उनमें सेंसेशंस होते हैं, वो ये इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। तो समुद्र में होने वाला जो भूकंप, यानी कि अंडर द सी, वहां पे जो भी अर्थक्वेक आ रहा था, उसको उन्होंने क्या कर लिया, डिटेक्ट, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया क्योंकि उन्हें वो साउंड सुनाई देता है। तो डिटेक्ट हुआ तो दे लेफ्ट दैट स्पेस और वो चले गए दूसरी जगह। और जब जब ये सुनामी आया, तो इस सुनामी में बाय मिस्टेक सिर्फ एक ही व्हेल मरा था। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसे ही नहीं है, मतलब ये नेचुरल गॉड गिफ्टेड है, बट ये काम आते हैं सब कुछ। उसके बाद में हम 20 किलो हर्ट्ज से अबव की बात कर रहे हैं, अबव 20 किलो हर्ट्ज। तो इस साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। ये ऐसा साउंड है जो हमारे कान बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, ये तो सुनाई ही नहीं दे रहा, ये ऑडिबल रेंज है, इतने में इतना फ्रीक्वेंसी है, सुनाई दे जाएगा। अगर इससे ज्यादा हुआ तो मेम्ब्रेन जो है वो बस्ट हो जाएगी हमारे ईयर्स की, तो हमें तो वैसे भी फिर कुछ सुनाई देने वाला नहीं है। कहीं लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होता है, तो दे यूज टू हियर दैट, वो दे यूज दैट मशीन, कान में सुनने वाली मशीन आपने देखी होगी। ठीक है, तो वो मशीन लेकर एंड दे यूज टू हियर, समझ आ गया, इंफ्रासोनिक साउंड। हाँ मैम, मैंने वो देखी है मैम, बट वो मशीन करती क्या है फिर?
देखो मे बी मुझे भी एक्चुअली में उसका एग्जैक्ट वर्किंग तो नहीं पता कि मेम्ब्रेन उसमें आपका थोड़ा डैमेज होता है या फिर प्रॉब्लमेटिक होती है, बट मे बी वो मशीन्स जो है वो वाइब्रेशंस क्रिएट करती है हमारे ईयर्स के लिए। क्योंकि मैंने आपको जो वर्किंग बताया था उसमें मैंने बोला था कि यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ये हमारी ईयर की मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, और इसके पीछे हमारे ईयर के अंदर मेम्ब्रेन के पीछे होता है एक लिक्विड, और यही लिक्विड क्या करता है, यहाँ पे जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर कर कहाँ ले जाता है, ब्रेन के पास लेके जा रहा है। तो मे बी वो मशीन जो है वो हमारे ईयर्स के लिए वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है, जैसे कि ये मेम्ब्रेन करता है। तो ये जो लिक्विड हमारे ईयर्स के अंदर प्रेजेंट है, तो इस लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो ब्रेन के पास जाकर वो मैसेज को फिर से कन्वे करते हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है ये मेम्ब्रेन मतलब खराब हो गई है या मेम्ब्रेन फट गई है, या हो सकता है कि ये मेम्ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि वाइब्रेशन होना जरूरी है, तो हो सकता है ये मेम्ब्रेन उतना वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही है इसलिए प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो दिस कैन बी द रीजन। तो वो जो हियरिंग मशीन है वो एक्चुअली में कर क्या रही है, वो वाइब्रेशन ही प्रोड्यूस कर रही है, जो कि उस लिक्विड तक जाकर दैट लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, sending message to the brain identify what kind of message is that, it reverse the signal कि ये साउंड सुनाई दे रहा है, बहुत तेज साउंड है, बहुत कम साउंड है, कोई बॉय चिल्ला रहा है, कोई आदमी चिल्ला रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई लड़की बोल रही है, ये सारा का सारा जो मैसेज है वो ब्रेन कन्वे करता है हमें फिर से रिवर्स सिग्नल। आ रही बात समझ में? हाँ मैम। तो क्या मैम अल्ट्रासोनिक साउंड से भी ज्यादा कुछ होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड से भी बहुत कुछ ज्यादा होता है। इसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक या फिर सोनिक बूम। मैम बैट्स इसमें बात करते हैं ना इस इसमें। हाँ, इसका मैं आपको बताती हूँ। आप इंटरनेट पे यानी यूट्यूब पे सुपरसोनिक या फिर इस तरह के एयरक्राफ्ट आए थे कुछ साल पहले, और वो इतना फास्ट ट्रेवल करते थे, उनकी जो स्पीड थी या उनका जो उनकी जो स्पीड थी दैट वाज वेरी वेरी हाई स्पीड, एक्चुअली मैं आई डोंट नो, मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रही है उनकी स्पीड कितनी थी, बट वो इतना तेज ट्रैवल करते थे कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड से भी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। मतलब आपने पलक झपकाई एंड शू, वो शू जो जा रहा है ना वो भी नहीं पता चल रहा है। तो जो सुपरसोनिक की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो एयरक्राफ्ट आए थे, आप उनको यूट्यूब पे जाकर एक बार स्टडी करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको वो देखकर। उनकी मैक्स स्पीड होती है, जो सुपरसोनिक होते हैं, सुपरसोनिक का नॉर्मल स्पीड नहीं मेजर किया जाता, उनका मैक्स स्पीड MACH मैक स्पीड जो है वो मेजर किया जाता है। ज्यादा मैक्स स्पीड यानी कि कितना तेज वो ट्रेवल कर रहे हैं, छू मतलब आपको तो मेरा हाथ दिख भी रहा है, वो तो दिखते भी नहीं है लेकिन काफी ज्यादा डैमेज या कोई तो रीजन रहा जिसकी वजह से फिर उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई साउंड भी प्रोड्यूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए उनका कुछ तो डिसएडवांटेज रहा, और एक कुछ तो ईयर में उसका जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, बट दैट वाज रियली सक्सेसफुल। मतलब जहां आप 2 घंटे का ट्रैवल करके जा रहे हो और 15 आवर्स का, इट विल टेक हार्डली मोर देन 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स एक्सट्रीम बताया है मैंने, 15 मिनट्स में तो आपको कहाँ पहुंचा देते, मतलब यहाँ से वहां। ठीक है, तो वहां पे आपका सुपरसोनिक का रेंज 20 किलो हर्ट्ज से भी आगे जाता है। ठीक है, यस मैम। अब इसमें मैम सुपर सो एक सेकंड में एक बार लिख लेता हूँ मैम, मैंने लिखा है। क्या, हाँ हाँ लिख लो लिख लो। मैंने लिख। रुको मैं कुछ चीजें इरेज कर देती हूँ जो तुम्हें कंफ्यूज ना करते हैं ना, ये हटा देती हूँ। मैम इस चीजों से क्या क्या कंफ्यूज होगा मैम? हाँ नहीं नहीं, वो थोड़ा सा अब ठीक है ना, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल रेंज एंड अल्ट्रासोनिक रेंज ऑफ साउंड। मैम हाँ मैम, इंफ्रासोनिक क्या थी लाइक? इंफ्रासोनिक बिलो 20 हर्ट्ज, यानी कम ओके। वाइब्रेशन होना और हमें सुनाई नहीं देना। ओके मैम। मैम अर्थक्वेक मेजर करने के लिए स्टैटस को नहीं कुछ यूज करते हैं ना? हाँ, लिखा तुमने ये? हाँ मैम। देखो एक चीज सुनो,
यहाँ पे ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, इसमें आप लोग आपके लिए पर्टिकुलरली होमवर्क बहुत कुछ है। जैसे कि एम्पलीट्यूड के लिए तो मैंने आपको बता दिया लाउडनेस, ठीक है। अब आप क्या होमवर्क करना, ओनली ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जाम्पल ऑफ दिस रेंज, यानी इंफ्रासोनिक साउंड का एग्जाम्पल आपको फाइंड आउट करना है। ऑडिबल रेंज आपको पता है, ह्यूमन बींग सुनते हैं, तो इसका एग्जाम्पल तो यू डोंट हैव टू फाइंड आउट। अल्ट्रासोनिक साउंड का एग्जाम्पल के इसके एग्जाम्पल फाइंड आउट करके लाना है। उसके बाद में जो सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक के लिए भी आप एग्जाम्पल फाइंड आउट कर लेना। तो इसको एक स्मॉल 5 मिनट का होमवर्क है, डायरेक्टली आप गूगल से सर्च कर लेना, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उससे क्या होगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस तरह का साउंड जो है वो कौन से एनिमल आइडेंटिफाई मैम कर एक बार पा ये रहे सब हैं। होमवर्क रिपीट कर सकते हो क्या है? इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, इनके एग्जाम्पल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। हाँ ये तो कर लूंगा मैम, ये तो ठीक है। कर लूंगा, कर लूंगा, करता मैम अभी नहीं, कर लूंगा मैम। करता नहीं। मैम मैम ये करता जिस हूँ, मैं वक्त करता हूँ सुनो, अब ये जिस सीन है। वक्त होमवर्क करते हो ग्रुप में भेज दिया करो। रात हो दिन हो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तुमने जिस टाइम होमवर्क किया ग्रुप में सेंड कर दो कि टू दी रेस्पेक्टेड मैम, टू द फिजिक्स, टू द फिजिक्स मैम, टू द मैथमेटिक्स सर, दिस इज दी होमवर्क गिवन बाय यू, आई हैव डन दिस दिस। उसका फोटो खींच के कॉपी में लिख रहे हो कहाँ भी जो भी, उसको भेज दिया करो। 3 चैप्टर्स वी हैव डन, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हारा कोई होमवर्क नहीं देखा। एक मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ न्यूमेरिकल जरूर दिए थे, उसमें से यू हैव डन 2 3, उसके बाद में यू हैव नॉट डन एनीथिंग। और मुझे एक्सपेक्टेशन हाँ तुमसे, मैम कर रखे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, चलो मैं भेजता हूँ आपको। आज से होमवर्क करना स्टार्ट करो, मुझे तो क्या प्रॉब्लम है, मेरे लिए तो अच्छा है। चलो अब इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जिस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसी तरह से साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है? यस, साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। मैं बस एक सेकंड में वॉशरूम करके आया। ठीक 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 ठीक। अरे रजनी, ए रजनी, मम्मी कहाँ गई है? और उसकी काला जूता भी जूते वाले पे रखा, और मेरे जूते वाला बैग नहीं दिखा बाकी से। हाँ, क्यों नहीं देखोगी, वहाँ पे हो। बता रही है, बैग पे रखा ना।
बेकार रखूंगा ना। Yes, now ठीक है। reflection of हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये रिफ्लेक्शन वैसा ही है जैसे हमने लाइट में स्टडी किया था। बेसिकली उसमें दो लॉस थे। कौन कौन से लॉस थे? फर्स्ट, कि जो लाइट का अभी मैं बता रही हूँ तो सेम ही साउंड का है। तो आप एक मीडियम से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साउंड यहाँ पे आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ये हमारा सरफेस है, एंड यहाँ से कोई भी हार्ड सरफेस है या यहाँ पे सरफेस शाइनी हो, स्मूथ हो, ये कंपल्शन नहीं है। लाइट में क्या होता है, ये सारी चीज़ें कंपल्शन होती है। स्मूथ सरफेस होना चाहिए, शाइनिंग सरफेस होना चाहिए, तो इसीलिए वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नीड नहीं है। कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा तो साउंड यहाँ से क्या हो जाएगा, टकराएगा, टकरा के फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। सो दिस इज, हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई, एंगल आर। तो एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, उस मतलब ये सेकंड लॉ है बेसिकली। एंड जो दूसरा लॉ है वो क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई ऑन दी सेम प्लेन। ये तीनों रेज जो है वो सेम ही प्लेन पे लाई करती हैं। ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये है आपका नॉर्मल, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। ये हो गए दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। लाइट और साउंड के लिए दोनों सेम है, एक डिफरेंस है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए या एक प्रॉपर एंगल बनाने के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, शाइनिंग स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस। साउंड को इस तरह के सरफेस की कोई भी नीड नहीं है, वो किसी भी सरफेस पे ट्रैवल करेगा, आएगा, रिफ्लेक्ट होगा एंड वापस चला जाएगा। समझ आ गई बात? तो हम अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को एक्चुअली में यूज कहाँ कर रहे हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं मेगाफोन में। ठीक है, कहाँ यूज कर रहे हैं, मेगाफोन। आपने इस तरह का एक मैम, फोन, मेगाफोन क्या होता है? वही बता रही हूँ। देखो, मेगाफोन कुछ इस तरह का डिवाइस होगा। बेसिकली आपने वो देखा होगा ना, अनाउंसमेंट करने के लिए जो माइक यूज किए जाते हैं, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। इट इज काइंड ऑफ दैट हाँ ओनली। हाँ। ये यहाँ से जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, पहले इधर जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर जाएगा, देन इधर जाएगा, देन इधर जाएगा, रिफ्लेक्ट, एंड उसके बाद में इस तरह से उसमें रिफ्लेक्शन होगा। तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी पर्सन इट इज स्टैंडिंग फ्रॉम एट वेरी डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस, हमसे कोई बहुत दूर जब खड़ा होता है, तो एक तो हम होते हैं नॉर्मल आवाज लगाने, लाइक आई एम कॉलिंग यू देवाशीष, है ना, और मैं आपको देखो ऐसे बोल रही हूँ, आई एम होल्डिंग माई हैंड्स लाइक दिस, और मैं ऐसे बोल रही हूँ देवाशीष। तो यहाँ पे ये जो मैंने अपने हैंड्स का यूज किया है, अरे लिखो मत, पहले इधर देखो, आई एम यूजिंग माई हैंड्स लाइक दिस। अब मैं बोल रही हूँ देवाशीष, और मैं ऐसे बोल रही हूँ देवाशीष। तो यहाँ पे साउंड में डिफरेंस आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज सिर्फ तुम तक पहुंचे, इधर उधर डाइवर्ट ना हो। तो आई हैव गिवन अ प्रॉपर, एक स्ट्रक्चर मैंने प्रोवाइड किया, और मैं आवाज लगा रही हूँ। और एक है मैं नॉर्मल चिल्ला रही हूँ। तो जब ऐसे बोलूंगी तो जो मेरी आवाज या मेरा साउंड है वो टारगेट तक पहुंचने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ऐसे बोलूंगी तो इधर वाला, इधर वाला, उधर वाला सब लोग सुनेंगे मेरी आवाज। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इसलिए है कि साउंड जो है वो कोई भी मीडियम से क्या करेगा, टकराएगा, एंड इस तरह से फॉरवर्ड होके आगे चला जाएगा। समझ आई बात? तो इसका एग्जाम्पल आपका एक हो गया है मेगाफोन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए। उसके साथ में है एक और है, रुको बता देती हूँ, साउंड बोर्ड, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में आप दोनों डेफिनेशन यहाँ की जो दोनों लॉ होता है वो दोनों के लिए इक्वल है, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो एग्जांपल है दैट इज मेगाफोन एंड साउंड बोर्ड। लिख लो इसको। एक सेकंड। यस मैम। ठीक है, न्यू टॉपिक अभी स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ा बड़ा जाएगा, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। ओके, टुमारो आई विल प्रोवाइड यू डीपीपीज, क्योंकि आपका परसों के दिन जो टेस्ट है उसके लिए है, ठीक है, उसे सॉल्व कर लेना। मामा प्लीज दे देना, मामा प्लीज दे देना मामा। क्या दे दूं? प्लीज दे देना। क्या दे दोगे? सुनाई नहीं दे रहा मुझे अच्छे से। हाँ मैं कह रहा हूँ प्लीज वो दे देना डीपीपी। मैसेज में यहाँ समझ नहीं आ रहा। मैम और आपने मैम वो पहले की भी नहीं दी, वो 12 तारीख को जो आपने भेजी थी मुझे नहीं अच्छा मिलती, वो, मैंने आपको मांगा भी हाँ आप हाँ 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 हाँ, दी नहीं। कल मैं एक ही साथ करवाती हूँ कि मैं ना मॉर्निंग में ही भिजवा दूंगी। तो आप पहले साउंड वाले सॉल्व कर लेना, क्योंकि पहले टेस्ट है तो साउंड का पहले कर लेना, रिफ्लेक्शन एंड स्पेक्ट्रम का उसके बाद कर लेना। और उस पे आप एमसीक्यूज की शीट को डाउनलोड करना, प्रिंट आउट लेना, उस पे टिक करके और उसका फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करना। समझ आ गई ना बात? ठीक है मैम, आई डू सो। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय मैम। बाय बाय।